गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिवीजन फ्रेंड्स क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं साइड के, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सी जो बची हुई सीरीज़ है ना, जैसे हमने 12 से डाले हुए हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक वी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एट अंजलि रावत। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी मिसिंग 2 से लेके, या फिर 1 तारीख को नहीं दिया था ना क्योंकि संडे था, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आज हम इसको अपलोड कर देंगे। और ये किस तरीके से रहेगा, एक वीडियो में 3 दिन का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 वीडियो में ऐसा माना जाता है 1 दिन का 20 मिनट तो लग ही जाते हैं डिस्कस करने में, एक क्वेश्चन को 2 मिनट तो लगते ही हैं, ठीक है। तो आज हम जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 वीडियोज़ आएंगी और वो भी 1 घंटे की। ओके लेट्स सी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड में का हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है? तो याद रखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। आई अगैन रिपीट, और आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटी पहली है 51A का जो क्लोज 1 है वहीं पे इसको मेंशन किया गया है। क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, क्या कहा गया है? नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, राइट। तो लेट्स सी 51A क्लोज में ही हमें इसका बारे में मेंशन मिलता है। और अगर हम फ्लैग की बात करें तो एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के ऊपर ये गवर्न होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी ये न्यूज़ में भी था, क्यों फ्लैग कोड अभी न्यूज़ में था, क्योंकि पहले जो है जो नेचुरल तरीके से ही हम अपने फ्लैग के कपड़े को बना सकते थे, जैसे सिल्क हो गया, फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, वूल हो गया, लेकिन अब जो है पॉलिस्टर का भी यूज़ किया जा सकता है ताकि जो रीच है नेशनल फ्लैग की वो पूरे इंडिया तक पहुंच सके, लास्ट माइल तक ये पहुंचाया जा सके और सबके पास नेशनल फ्लैग होगा तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। इस वजह से पॉलिस्टर से भी अब ये बनाया जा सकता है। पूछा जा सकता है इसको चेंज कहाँ पे किया गया है, तो जो आपका फ्लैग कोड था 2004 का, उसमें बेसिकली इसमें चेंज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइन अ डील नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट, ये किसके साथ किया? तो याद देखिए यूएई के साथ किया। क्या है किया है? यूएई के साथ हमने जो है CEPA जो है साइन किया। ये जो है FTA से थोड़ा सा ऊपर होता है, और FTA हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करने की कोशिश की है शायद, और यूएई के साथ हमने CEPA को साइन किया है। याद रखोगे आपको इसमें देखो 4 तरीके से होता है। पहला जो है आपका PTA होता है, CTA होता है, मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर आपका CTA में 3 स्टेज होती है, और फिर FTA साइन होते हैं। FTA के बाद जो है सीका, बीका, टीका ये आते हैं। तो ये सीका हमने साइन किया है CEPA यूएई के साथ में। दैट इज नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये फर्स्ट में को ही साइन हुआ है। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द February 18 बिटवीन द 2 साइड। आगे बढ़ जाएँ, आपको ये इसमें अगर हम आगे बढ़ चलेंगे तो यू कैन सी हेयर अबाउट दिस डील किस किस के बीच में साइन हुए। PM नरेंद्र मोदी, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में ये साइन हुए, और इन्होंने एक रोड मैप भी तैयार किया, और इसमें 100 बिलियन इन्विज़न किया गया है कितना ग्रोथ होगा इस पूरी चीज़ को साइन करने पर। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन के बारे में। कल शायद मैंने बताया था आपको, सुंदरबन जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? वेमाबंद है ना। यस। नंबर फर्स्ट स्टेट में चलते हैं। इट इज क्लस्टर ऑफ द लो लाइंग आइलैंड इन अ बे ऑफ बंगाल स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। सेकंड देखते हैं, इट इज ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर पैंथरा टाइगर टिगर स्पीसीज, मतलब यहाँ पे पैंथरा टाइगर टिगर स्पीसीज पाई जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या है, तो सेकंड यहाँ पे सही है, यस पैंथरा टाइगर टिगर स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। द सेम पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे शायद आइलैंड नहीं है, डेल्टा बनता है। सुंदरबन जो क्लस्टर लो लाइंग आइलैंड का बे ऑफ बंगाल में अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश, फेमस फॉर यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्टेशन एंड द एक्टिव डेल्टा रीजन इज अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज नथिंग बट 4000 स्क्वायर किलोमीटर। द सुंदरबन जो है यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, गैंगेज एंड इरावती डॉल्फिन पाई जाती है, एस्चुरियन क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंडेमिक रिवर टेरेपिन यहाँ पे पाया जाता है। लेट नोट द बिग डील, पर ये आपको पता होना चाहिए गलत क्यों हो गया है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ लो लाइंग आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये म्यांमार गलत है, मतलब ये सही है, ठीक है, म्यांमार नहीं आएगा। वैसे ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, राइट। आगे बढ़ जाए, आपको इसमें लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैग के बारे में पूछा गया। कैग ऑफ इंडिया इन प्रैक्टिस इज एन ऑडिटर जनरल ओनली, मतलब कैग जो है अपनी कैपेसिटी में इन प्रैक्टिस हम देखें तो ये सिर्फ एक ऑडिटर का काम करता है। सेकंड देखते हैं, कैग हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कितनी मनी को इशू किया जाएगा, कैग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है। मेरे हिसाब से सेकंड तो सही होना ही चाहिए, फर्स्ट भी यहाँ पे सही है कि जो है कैग जो है सिर्फ ऑडिटर का ही काम करता है, मतलब अभी का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास कैग हम बोल तो देते हैं लेकिन कंट्रोल की पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं करता है। वैसे कॉम्पट्रोलर है ये, COM
PTROLE कंट्रोलर। लेकिन ये जो है कंट्रोलर का काम नहीं करता है बेसिकली। बस ये कंट्रोलर काम होता क्या है बेसिकली, देखो एक स्कीम है, ओके, इस स्कीम में कितना पैसा चाहिए गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दिया, लेकिन कंप्यूटर का काम होता कि ये चेक करता कि ये जो पैसा अलोकेट किया वो सही है या नहीं है, लेकिन ये काम नहीं करता हमारा क्या। तो यस यू कैन सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा विजुलाइज किया गया है क्या है, टू बी अ कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल। हाँ वेर जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं क्या जो है सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम परफॉर्म करते हैं, नो डेट ऑफ कंट्रोलर एंड द एजर्शन इज करेक्ट। अगर हम देखें तो कैग हैज़ नो कंट्रोल ऑफ द इशू द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड भी यहाँ पे सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट इज नथिंग, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ओके, ई श्रम पोर्टल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। शायद मैं ई श्रम पोर्टल कल भी आपको पढ़ाया था। ई श्रम पोर्टल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा क्या ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और ये एक टाइप से डाटाबेस होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो शायद मैंने आपको बता रखा है। सेकंड हम देखें, इन इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यस दोनों ही सही। ई श्रम पोर्टल ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यहाँ पे काम कर रही है। ई श्रम पोर्टल उनके द्वारा लेकर आया गया है। ये एक टाइप से डाटाबेस होगा, किसका होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है, माइग्रेंट, कंस्ट्रक्शन, गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया, ताकि आप यहाँ पे देख लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इट होस्ट 2/3 ऑफ द वन ओनर डायनो यहाँ पे पाए जाते हैं। इट वाज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व इन 2006। इट हैज़ होम टू लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बिफेलो एंड स्वैम्प डियर। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है बच्चों। द पार्क इज होम टू लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट वाइल्ड, एंड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी काम करता है, ताकि एवी फोनल स्पीसीज को बचाया जा सके बेसिकली। एंड सेकंड देखते हैं, इट वाज डिक्लेयर अ टाइगर इन 2006। यस, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ई रूपी के बारे में। ई रूपी के बारे में अगर हम देखें तो आपसे पूछा जा रहा है ई रूपी इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर अ डिजिटल पेमेंट, तो यस ये भी सही है। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये गलत है क्योंकि NPCI के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ई रूपी एक पर्सन एंड पर्पज स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट है, इसमें नेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी जिसको कूपन दिया जाएगा वही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो है स्मार्टफोन और जो स्मॉल फ़ोन होते हैं वहाँ पे यूटिलाइज, मतलब एक टाइप से मैसेजिंग ऐप है, तो मैसेज तो कोई भी फ़ोन में जाया जा सकता है SMS तरीके से, तो इसी तरीके से ये जो है भेजा जाएगा, और ये पर्सन स्पेसिफिक होगा। ये कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट, यस, ये जो है ई वाउचर की तरीके से दिया जाएगा। QR कोड को वहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा, और बेनिफिशियरी अपना जिस भी चीज़ के लिए उस QR को इस्टेब्लिश किया गया होगा वो ले सकता है शॉप पे जाके, ओके। ये जो सिस्टम एलिमिनेट करेगा नीड फॉर अ फिजिकल, और ये जो है बेसिकली टारगेशन अच्छे से कर पाएंगे। हम जिस चीज़ के लिए पैसे देते हैं जो कंज्यूमर है उसी चीज़ में यूटिलाइज करें, ये इसका मेन पर्पज़ है। द सिस्टम विल एलिमिनेट द नीड फॉर एनी फिजिकल इंटरफेस, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय सिंपली एंड डायरेक्टली अलाउइंग द बेनिफिशियरी टू अवेल द बेनिफिशियरी बाय रिडीम द कोड डाटा। तो मतलब सिर्फ रिडीम करने के बाद ही जो सर्विस मिल पाएगी। इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द NPCI एंड द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी यहाँ पे योगदान है, एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का भी यहाँ पे योगदान है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन एजोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, CATS। कैट्स बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं। कैसे न्यूज़ में रहता है, आपने सुना हो T/2 एक्सेप्ट प्राइस जो दिए जाते हैं वो इसके द्वारा ही दिए जाते हैं। खैर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। पहले स्टेटमेंट आपके सामने है। इट इज़ अ सेट ऑफ अ क्राइटेरिया विच अलाउ टाइगर सिटी टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन, ओके। मतलब इसका मेन एम है कि मैनेज करना, चेक करना कि जो टाइगर पॉपुलर कंजर्वेशन हम ढंग से कर पाएँ। ये जो है ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो है 2013 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, और बस तो फर्स्ट यहाँ पे सही है। इसका मेन एम है मैनेज करना, सक्सेसफुल जो टाइगर की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकें। CATS एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। कैट्स जो है ऑर्गेनाइज अंडर 7 पीरियड 17 एलिमेंट यहाँ पे क्रिटिकल मैनेजमेंट के पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पे चलें तो ये जो है टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। अगेन रिपीट, इट वाज डेवलप्ड बाय टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट, तो ये एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया था। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है T/2X द ग्लोबल गोल टू डबल वाइल्ड टाइगर नंबर बाय द ईयर 2022, और ये लॉन्च 2010 में हुआ था ना।
नेक्स्ट ग्लोबल टाइगर फोरम की जब बात करते हैं, इंटरनेशनल एनजीओ है जो टाइगर की कंजर्वेशन पे वर्क करती है। इसमें जो मेंबर हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया है एंड 2 इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है NTCA फॉर कैट्स असेसमेंट इन इंडिया। मतलब हमारी कंट्री में टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है कैट के संरक्षण करने का काम करते हैं, गिनती करवाने का वर्ल्ड लेवल पे यही काम करते हैं। सेंगपो रिवर, पैंगसोंग रिवर, देखो पैंगोंग सो रिवर, समझ में, पैंगोंग सो रिवर के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये जो है शक्शागाम वैली के अंदर लोकेटेड है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टैथीज जियोसिंक्लिन एंड ये कोई एक सॉल्ट वाटर लेक है। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है बच्चे, ये सॉल्ट वाटर लेक है और ये जो टैथीज जियोसिंक्लाइन हो रहा था उस वक्त ये बनी थी, राइट। ओके, अगर हम देखें सेंगपो इज़ अ स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल वेरी क्लोज टू द चूशुल वैली। किसके पास है बच्चे, चूशुल वैली है, विच वाज वन ऑफ द बैटल फील्ड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इन 1962। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द टैथन जियोसिंक्लिन। बेसिकली कुछ नहीं है, जब हमारा माउंटेन बन रहे थे तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स था, बीच में कुछ स्मॉल आइलैंड बचे हुए थे, तो वो भी जब कॉन्टैक्ट हो रहे थे तो वो कुछ जो सीज थी छोटी छोटी, उन्होंने तो एक किस चीज़ का ले लिया, तो वाटर बॉडीज़ बन गई और जो आइलैंड थे वो इकट्ठे होके एक जगह बन गई है ना। और फिर बाद में उसके ऊपर जो रिवर्स बोल्डर सैंड सिल्ट वगैरह लेकर आती तो वहाँ पे प्लेन एरिया बन गया, राइट। और एक सॉल्ट वाटर लेक है, डेट्स वाई इट इज़ सॉल्ट वाटर लेक, क्योंकि ये जो है ओशन के वाटर से बना हुआ है। ओके बच्चों, जो सेंगपो लेक है वो यू कैन सी है हेयर है, ये रहा आपके सेंगपो, राइट। ओके, ये किसके नीचे है पता होना चाहिए। पहली बात तो ये लद्दाख में पड़ता है, कहाँ पे, लद्दाख, और बिल्कुल जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके बिल्कुल नीचे है या बिल्कुल पास कह लीजिए, ठीक है। और ये चाइना ये बोलता है कि हमारा है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे चूशुल वैली नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसको मैं बताऊँगी, डोंट बी सो वरी। बट ये याद रखना कि लद्दाख के अंदर है, ओके। तो वैसे भी आप जानते हो, नाम को देख के समझ गए होंगे, बट याद रखिए इंडियन का पार्ट है, ओके। और याद रखिएगा कि ये जो है सलाइन है, बेसिकली सॉल्ट वाटर है। बट मैं एक बार चूशुल वैली भी आपको दिखाती हूँ। ओके, यू कैन सी साउथ बैंक ऑफ सेंगपो लेक, ये पूरा सेंगपो लेक है, ओके ओके। और इसके यहाँ पे ये बिल्कुल चूशुल वैली, ठीक है। और यहाँ पे 1962 की लड़ाई लड़ी गई थी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके नीचे एक स्पैंगूर लेक भी है, यू कैन सी है, और उसके नीचे कुछ पासेस भी है, डेट इज नथिंग बट रैचिन एंड रेजांगप्ला। इतना नहीं है, आगे बढ़े चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए भाई, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सिस्टम अप्लाई किया गया था, इनमें से कौन सा सिस्टम वो अप्लाई नहीं होता है। पहला है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ओके। क्या ये था, बिल्कुल था। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलिक डेंजर, अपन इंडिया को तो नहीं बचाना चाहते थे, बट ये अपनी इंटरेस्ट को बचाना चाहते थे इंडिया के अंदर। तो टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये इसका मेन एम नहीं था, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो PYQ में से यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया गया, बट ये गलत है, क्योंकि इसमें मेन एम जो है पैसा कमाना नहीं था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहे थे। अगर पैसा कमाना होता तो जो पुर्तगाली थे जिस तरीके से वो यहाँ से गए उसी तरीके से ये भी चले जाते हैं। द फ्रेंच असिस्टेंट टिपू सुल्तान 1798 में जो है लास्ट इंस्टेंस था एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर यूरोपियन पावर इन इंडिया टू काउंटर द नेपोलियन। तो फ्रेंच पावर इन इंडिया, वेलेस्ली हु वाज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड विद द इंपीरियल थॉट came up with the scheme of eliminating the French power from India forever, and that's why he come up with the subsidiary alliance. But that type of alliance is made by whom? Dupleix के द्वारा ऐसा कुछ सिस्टम स्टार्ट किया गया था। Anyway, he replaced the British on the head of the Great Indian Confederacy. The fourth Anglo-Mysore was placed England on military supremacy. मतलब फोर्थ मैसूर वार जब हुआ तो इंग्लैंड जो है मिलिट्री सुपरमेसी उसकी दिखाई देना शुरू हो गई इंडिया के अंदर। नाउ वेलेस्ली यूज द सब्सिडियरी सिस्टम एग्रेसिवली। इट वाज अ ट्रीटी बिटवीन द कंपनी एंड द United States in return for a payment of a subsidy. The company would place garrison troop in that ruler's territory to fight against their rival. An Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British would accept British forces within the territory and to pay for their maintenance source. मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर की आर्मी इंडिया के अंदर रहेगी और उसका जो पैसे खर्चा देगा वो नेटिव स्टेट देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थर्ड में 2022 के क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो पहला है लिंगायत के बारे में, यू नो वेरी वेल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंगायत एंड वीराशैव। क्या वीराशैव, इसी तरीके से एक नागपंथी भी होते हैं, वो भी एक शिविज्म में ही सेक्ट है। एक सिद्धार्थ भी होते हैं, वो भी एक शिव में ही सेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट लिंगायत जो है फॉलोवर थे 5th सेंचुरी रिफॉर्मर की, जिसको हम बसावना के नाम से जानते हैं। एंड हिज वचनाज, मतलब ये है बसावना जो उसके वचन थे उनके फॉलोवर हुआ करते थे। सेकंड देखते हैं, वीर शैव आर अ सब सेक्ट ऑफ लिंगायत। वीर शैव जो है लिंगायत का ही सब सेक्ट है, क्या है स्टेटमेंट से ये। एंड आर्डेंट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। नंबर थर्ड, बसावना लॉन्च्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोशल एंड रिलीजियस रेबेलियन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल हेजेमनी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है।
इनमें से बताना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है। तो सिर्फ पहला इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड सही है। कैसे सही है? वीर सीमा जो है एक सेक्ट था लिंगायत के अंदर, बिल्कुल सही बात है। बसावना जो है एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोशल एंड रिलीजियस रेबिलियस हुआ करते अगेंस्ट ब्राह्मणिकल हेजेमनी। और यू कैन से डेट जो उस वक्त की कुरीतियाँ थी या फिर जो रिचुअल्स बहुत ज़्यादा ह्यूज में परफॉर्म किए जाते थे, ये इनके अगेंस्ट थे। जिस तरीके से चाइल्ड मैरिज वगैरह उस वक्त प्रेवलेंट थी, उसके भी अगेंस्ट हुआ करते थे, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, बाकी इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। लिंगायत जो 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर थे, बसावना एंड हिज वचना फिलोसफी। ओके, वीर शैवा जो है सब सेक्ट रहा है लिंगायत का। ओके, एंड आर्डेंट फॉलोवर रहे लॉर्ड शिवा के। दे प्रेसिड बसावना द फाउंडर ऑफ द लिंगायत। बसावना चैंपियन डिवोशनल वर्शिप एंड रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप एंड रिचुअल लेड बाय द ब्राह्मण्स एंड रिप्लेस्ड विद द पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट वर्शिप ऑफ शिवा through practice such as individual worn icon and a symbol like a small lingam that are formed that are मतलब वो अपने गले में ही इसको धारण करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना कि लिंगायत जो है 12th सेंचुरी BC में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रहे हैं, मतलब उनके वे सामने आए। सेकंड हम देखें तो ये जो है शैविज़म में ही एक अपने आप में सेक्ट है। ओके, और ये जो है बसावना के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये आज के कर्नाटका वाले रीजन में पाया जाता है। और इसका मेन एम था जो आपकी ब्राह्मणिकल सुपरमेसी है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना या फिर ये कह लीजिए उसको तोड़ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेक्ट पूछा जा रहा है। एज पर द आर्टिकल 346 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर ऑल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वट एवर। सेकंड देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज एज एन अल्टरनेटिव फॉर द प्रीसीडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये सेकंड पहला है स्टेटमेंट आर्टिकल 346। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 348 में मेंशन किया गया है कि सिर्फ इंग्लिश ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल सकती है। मतलब अगर आपको PI वगैरह कुछ भी आपको भेजना है या फिर आप PIL डालना चाहते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकता है। ये आर्टिकल 348 बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? आर्टिकल 348। सेकंड पे देखते हैं, द स्टेटमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज एज एन अल्टरनेटिव फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वहाँ पे कोई भी रीजनल लैंग्वेज को अलाउ कर सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट शायद यहाँ पे गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो गलत मेंशन किया गया है। लेट्स सी, आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल द प्लेसिंग द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश एंड अनटिल परमानेंटली बाय अदरवाइज। लेकिन लोग के साथ इसको जो है और कोई भाषा भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 348 क्लोज 2, द गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब ये है कि गवर्नर कर सकता है स्टेट के अंदर, याद रखना गवर्नर कर सकता है स्टेट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर से आप कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट या फिर हटाने का काम जो है हाई कोर्ट के जरिए कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 भी आप देख लीजिए, इसमें इंश्योर किया गया था कि इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी फर्दर 10 ईयर के लिए, एंड फिर अनडेफिनेटली इंग्लिश को कंटिन्यू करने का दे दिया गया फैसला। द प्रोविजनल ऑप्शनल यूज ऑफ द हिंदी इन प्रीसीडिंग हैज़ बीन इन हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। मतलब हिंदी आप कहाँ पे बोल सकते हो? राजस्थान के अंदर बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर बोल सकते हो, मध्य प्रदेश के अंदर बोल सकते हो, बिहार के अंदर बोल सकते हो। लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं, द लैंग्वेज ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट जनरली रिमेन द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में लिखी गई है। और द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी रीजनल लैंग्वेज एज एन अल्टरनेटिव फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। ओके, समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होल मार्किंग। होल मार्किंग द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ अ प्रीशियस मेटल इन द प्रीशियस मेटल आर्टिकल। सी, क्या होल मार्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम उसकी वजह से डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा असली है कौन सा नकली है? ऑफिशियल रिकॉर्डिंग। सेकंड है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑपरेट अ गोल्ड एंड सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम इन इंडिया। क्या BIS जो है गोल्ड एंड सिल्वर की हॉल मार्किंग करते हैं? तो दोनों सही है। हॉल मार्किंग जो है एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये गोल्ड का है या नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ये प्योर गोल्ड का है तो इसको हॉल मार्क दे दिया जाता है। कौन देता है? तो BIS देते हैं। और BIS किसकी? तो सिल्वर की और गोल्ड की हॉल मार्किंग करते हैं। इतना याद रखिए, सिल्वर ज्वेलरी की, सिल्वर आर्टिफैक्ट की, गोल्ड ज्वेलरी की और गोल्ड आर्टिफैक्ट की ये करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी 1999। सेकंड देखते हैं, इट वाज एम टू प्रोवाइड एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑन मैटर रिलेटेड टू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये दोनों के दोनों ही सही है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो हमारे मिनिस्टर होते नहीं है, बट ये साइंटिफिक एडवाइस ये देता है प्राइम मिनिस्टर को और उसके कैबिनेट को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसको जो है सिर्फ 1999 में ही एस्टैब्लिश किया गया था। किसको? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। कैबिनेट सेक्रेटरी एस्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। PSA इसका एम इन है प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस देना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द चरका संहिता इज अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा। आपको बताना है द कंटेंट ऑफ द बुक वाज फर्स्ट टॉक्ड बाय अत्रेय एंड देन सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड बाय चरक।
चरक आपने सुना है, यस, चरक संहिता चरक के द्वारा ही लिखी गई थी। क्या ये संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा? तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है, चरक संहिता जो संस्कृत टेक्स्ट आयुर्वेदा के ऊपर। द कंटेंट ऑफ द बुक वाज फर्स्ट टॉक्ड बाय अत्रे एंड देन सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड बाय चरक। ऐसा नहीं है, शायद ये चरक की खुद की कृति हुआ करती है। लेट्स सी, चरक संहिता जो संस्कृत टेक्स्ट है किसके ऊपर? आयुर्वेदा के ऊपर। आयुर्वेदा है क्या? इंडियन मेडिसिन सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बेसिकली। और अलोंग विद सुश्रुता संहिता, इट इज़ वन ऑफ द 2 फंडामेंटल टेक्स्ट जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है एंशियंट इंडिया से। द कंटेंट ऑफ द बुक वाज फर्स्ट टॉक्ड बाय अत्रे एंड देन सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड बाय द अग्निवेशा डिवाइज्ड बाय चरखा। समझ में? ठीक है। द कंटेंट जो बुक का पहला जो अत्रेय के द्वारा ही टॉक्ट किया गया है, लेकिन इसको कोडिफाइड करने का जो काम है अग्निवेशा के बारे में इसको द्वारा किया गया, लेकिन इसको रिवाइज किया गया था चरक, मतलब चरक ने बोला था बेसिकली, और कोडिफाइड किया गया था अग्निवेशा के द्वारा। एंड द मैन्युस्क्रिप्ट दैट सर्वाइव इनटू द मॉडर्न ईरा आर बेस्ड ऑन कंप्लीटेड बाय, और जो आज जो इसकी प्रकृति बची हुई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज कंप्लीटेड बाय धृतभाला। क्या है? धृतभाला एज स्टेटेड इन चरक संहिता। 1/3 ऑफ द बुक वाज रिटन बाय ऑल बाय हिमसेल्फ बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ द बुक हैड बीन लॉस्ट एंड दैट ही ऑल्सो री रोड द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक ही स्टार्टेड इन द चरक संहिता। मतलब ये है कि ये भी जो कृति है वो भी गुम हो चुकी है, लेकिन बाद में दोबारा से लिखा गया, तो वही हमारे पास अब आज के डेट में प्रिजर्व है। इधर समझ में है? ओके। बात पूछी जा सकती है चरक संहिता या सुश्रुत किसके टाइम पे होता है? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हुआ करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये हुआ करते थे ना। नवरत्न आपने सुना होगा, तो 9 रत्नों में से ये 2 है, 2 रत्न भी हुआ करते थे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ट्रांसनिस्ट्रिया इज द टिनी ब्रेक अवे रीजन ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसनिस्ट्रिया, मेरे हिसाब से यूक्रेन का होगा कि वो ही अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ पे सी है, मोल्डोवा का ही रीजन है। ट्रांसनिस्ट्रिया इज द टिनी ब्रेक अवे रीजन ऑफ द मोल्डोवा। इट लाइज बिटवीन मोल्डोवा टू इट्स वेस्ट एंड यूक्रेन टुवर्ड्स इट्स, मतलब मोल्डोवा अगर यहाँ पे है तो ईस्ट में जो है यहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ मतलब यूक्रेन साइड लोकेटेड है टुवर्ड्स इट्स नाउ राइज रिस्क being dragged into the Russian-Ukraine war because of the report of a series of explosions in its territory, often described as a remnant of the Soviet Union. Transnistria declared independence like Moldova did soon after the breakup of the Soviet Union. ऐसा माना जा रहा था जब सोवियत यूनियन टूटा, जो ट्रांजिटिव रीजन है ये अपने आप को आज़ाद घोषित करने चाह रहे थे, बट ट्रांजिटिव इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंडिपेंडेंट इवन बाय रशिया एंड इट्स इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स सब्सिडीज एंड फ्री गैस। मोस्ट ट्रांजिट्रिया हैव डुअल सिटीजनशिप ऑफ रशिया एंड ट्रांजिट्रिया ऑन अ ट्रिपल सिटीजन ऑफ मोल्डोवा। मतलब यहाँ पे जो डबल सिटीजनशिप है रशिया के हिसाब से, ट्रांजिट्रिया खुद के भी है, रशिया के भी है। लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मोल्डोवा जो है, मोल्डोवा, ट्रांजिट्रिया एंड रशिया तीनों की ही इसके हिसाब से मेंबरशिप ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इट बट यस। देखो अगर आप देखो ये आपका क्या है? रशिया है, ये क्या आपका यूक्रेन है, नीचे क्या है? ब्लैक सी है, ये है क्या है? क्रीमियम, जो 2014 में ले लिया गया था। अब है ये मोल्डोवा का ये वाला रीजन दैट इज ट्रांजिट्रिया, ये क्या है? ट्रांजिट्रिया, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट इवन रशिया ने भी इनको जो है परमिशन नहीं दी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ लाइट रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रा वाइट पेंट। मतलब इनके द्वारा जो है अल्ट्रा वाइट पेंट का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा? तो साइंटिस्ट के द्वारा। विच व्हेन दे कुड नेगेट द नीड फॉर एयर कंडीशनिंग एंड इवन रिड्यूस कार्बन एमिशन। देखो वाइट कलर होगा तो जो लाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट अच्छे से कर पाएगा, तो गर्मी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। दिस अल्ट्रा वाइट पेंट जो है किससे बना हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेकंड है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट एंड फोर्थ है बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बेरियम सल्फेट से बेसिकली बना, इंपॉर्टेंट है याद रखना। यूएस के इंजीनियर के द्वारा जो है अल्ट्रा वाइट पेंट कलर बनाया गया है एंड इसका जो यूज़ है वो बेरियम सल्फेट का यूज़ किया गया है। The paint can make surface 19 डिग्री फ़ारेनहाइट कूलर देन देयर एम्बिएंट सराउंडिंग एट नाइट। मतलब ये 19 डिग्री का फ़र्क ला के आ सकता है अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इट कैन ऑल्सो कूल सरफेस 8 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो देयर सराउंडिंग अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे 8 डिग्री तक इसकी एफिशिएंसी देखी जा सकती है। दिस पेंट में बी क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट टू द ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट कॉल्ड वेंटा ब्लैक दैट इज एबल टू एब्जॉर्ब अप टू 99.9% ऑफ विजिबल लाइट। मतलब ये है कि ये जो है कम्प्लीटली अपोजिट हो सकता है वेंटा ब्लैक से। ऐसे उसके लिए ऐसा माना जाता है कि 99.9% जितनी भी हीट रेज होती है वो उसको ऑब्जर्व करने की पावर रखता है। इसके अपोजिट जो है ये आपका अल्ट्रा वाइट पेंट है जो यूएस के इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। तो इसकी वजह से जो 20 या 30 डिग्री 20 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज आ सकता है। आगे बढ़ चले। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक का शायद मैंने आपको बताया भी है।
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैफिक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जॉइंट इनिशिएटिव है वाईफाई का, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN का, तो याद रखना बिल्कुल सही बात है। 1976 में इसको बनाया गया था और ये एक टाइप से NGO है। UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है NGO मतलब साइट्स और साइट और ट्रैफिक के बारे में। इट गवर्न बाय UNEP, नो UNEP तो मेरे हिसाब से तब तक बना भी नहीं था। तो लेट्स सी, इट एम टू इंश्योर दैट द टेन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट टू थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब अगर हम किसी भी स्पीसीज़ को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं तो ये एक इन्वायरमेंट पे खतरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए काम करते, तो ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। याद कैसे रखोगे, ट्रैफिक है। ट्रैफिक को चलाने के लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। वाईफाई इज नथिंग बट अ वर्ल्ड वाइड फंड और वाईफाई, और वाई तो यहाँ से आ गया, और IUCN से वाईफाई है ना, तो W से वर्ल्ड वाइड फंड और I से IUCN। ओके, अब फिर UNEP से कंफ्यूज नहीं हो गया ना, तो बात ये है। वैसे ट्रैफिक का मतलब होता है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क फाउंड इन 1976, स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर जो है काम्ब्रिज UK के अंदर है। टाइप ऑफ NGO है, राइट। ओके, एंड इट इज द प्रॉफिट ऑफ दिस लेक्चर कि इसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके बारे में उसके बारे में बताया जाता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इसका मेन एम ये है कि जो वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल में है वो हमारे इन्वायरमेंट को थ्रेटन ना कर सके। ट्रैफिक 2020 गोल था हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इलीगल एंड अनसस्टेनेबल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है बायोडाइवर्सिटी का, तो इसका ये मेन एम था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा, इनमें से कौन से एम्प्लॉय हैं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर डाल सकते हैं? कवरेज दिया जाता है अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। पहला ऑप्शन है होटल एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, नेक्स्ट द न्यूज़पेपर एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो चारों सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको करेक्ट बताना है। लिक्विड ऑक्सीजन हैज़ अ डार्क वाइट कलर एंड इट इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। आपसे पूछा जा रहा है लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ये तो फिजिकल स्टेट है। अगर ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ही रहेगा किसी भी स्टेज में हो। लिक्विड ऑक्सीजन इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर थर्ड, लिक्विड ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट कॉमन क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर जो हम यूज़ करते हैं रॉकेट एप्लीकेशन में। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो सी यहाँ पे सही है। जस्ट अ सेकेंड, सी एक बार जाके देखते हैं हम क्या था। सी ऑप्शन का मतलब है सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। देखो, लिक्विड ऑक्सीजन हैज़ अ डार्क वाइट कलर, नो डार्क वाइट कलर नहीं होता बल्कि पर्पल सा कलर हो जाता है इसका ना। एंड स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, यस पैरामैग्नेटिक शायद ऑक्सीजन है ना, एंड इस ये कलर की वजह से शायद ये गलत है। लिक्विड ऑक्सीजन इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। लिक्विड ऑक्सीजन जो है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर में हम यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल, मिसाइल वगैरह जो लेकर जाते हैं, तो सी यहाँ पे सही है। लिक्विड ऑक्सीजन हैज़ अ पेल ब्लू कलर है ना, एंड स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द पावरफुल हॉर्स शू मैग्नेट। एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो है ऑल्सो वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक मटेरियल विल बर्न रैपिडली एंड एनर्जेटिकली इन लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जो है मोस्ट कॉमन क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर है जो स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द 4th मई के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन है द पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सटेंड टू केस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मार्शल बट आर्टिकल 161 डज नॉट प्रोवाइड एनी सच पावर टू द गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। क्या सही है? तो यस ये सही है। सेकंड देखते हैं द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस गिवन इन द सेंटेंस ऑफ डेथ बट द पार्डनिंग पावर जो गवर्नर की है वो एक्सटेंड नहीं करता है, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं, मतलब पार्डन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 साल की सज़ा थी उसको उसने पार्डन कर दिया गवर्नर, कर सकता है। लेकिन अगर उसको डेथ दे रखी है पनिशमेंट के तौर पे तो पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना। 2 और 161 का कंपैरिजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट नथिंग बट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट गिवन एनी लैंग्वेज टू अ नेशनल। तो ये सही बात है। आज भी हमारे पास नेशनल लैंग्वेज नहीं है या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं जो नेशनल लैंग्वेज की हो। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट गिवन एनी लैंग्वेज हैज़ अ नेशनल स्टेटस। और आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द इंटरनेशनल फोरम of Indian numeral will be used for the official purpose. English would continue to be used for the 15th period. तो ये बोला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एंड आर्टिकल 351 जो है यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करें और ये वन ऑफ द DPSP में भी काउंट हो जाता है क्योंकि ये ड्यूटी की बात करें किसकी? स्टेट की।
तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल बॉडी ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर, मतलब ये द प्रिंसिपल ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी किस आर्टिकल के थ्रू प्रोटेक्ट होती है? तो डिग्निटी हो या इंटीग्रिटी हो किसी भी इंडिविजुअल की, तो आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्ट होती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया दैट नो पेन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी जो है आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। ओके, आगे बढ़ चले अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। किसके बारे में? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये जो है RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मतलब इसका काम ये है कि जो RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट तय करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करते हैं। तो ये सही है। द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज बाइंडिंग ऑन द बैंक, तो ये भी सही है। द फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, ये RBI के गवर्नर के अंडर में फंक्शन होते हैं। उनको डबल वीटो की पावर दे रखे अगर टाई अप हो जाता है तो। बाकी आप यहाँ पे देख लेना, रिटर्न तो कुछ भी कुछ नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे द CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया इज डिसाइडेड बाय द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन द पीरियोडिक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। सेकेंड देखते हैं, अंडर द कैश रिजर्व रेशियो द कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। तो ये एक डेफिनेशन के तौर पे हम देखते हैं, और आज के टाइम पे 4% आई थिंक सो। बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, तो ये भी सही है कि कोई इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। कैश रिजर्वेशन डिसाइडेड बाय RBI, ये जो कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड किया जाता है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन तर्क के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन तर्क जो है अभी लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इलिसिट लिकर या फिर इलीगल टबैको प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाए जाते हैं या फिर इनकी ट्रैपिंग की जाती है या फिर इलीगल बेचा जाता है, तो इनमें से आपको ये बताना है कि ऑपरेशन तर्क किसके द्वारा चलाए गए हैं ताकि इनकी इलीगल जो परचेजिंग है, बाइंग है, सोल्डिंग है, उसको रोका जा सके। तो याद रखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया है। क्या है नाम? ऑपरेशन सार्थक, ऑपरेशन सार्थक। ठीक है, ओके। और अगर मैं पूछूं, एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था सार्थक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ रिसेंटली स्टार्ट ऑपरेशन सार्थक विद एन ऑब्जेक्टिव टू ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लिकर और इलीगल टबैको। आगे बढ़ चले। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 से रिलेटेड। इट कम फोर्स इन 2006। क्या स्टेटमेंट सही है? इट कॉल द, क्या इसके थ्रू जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी विद द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड, इट मैंडेट दैट ऑल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एस्टेब्लिश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यस, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ना आगे प्राइम मिनिस्टर आने चाहिए थे तो ठीक हो जाता। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। इट कम फोर्स इंटू जनवरी 2006 एंड दिस एक्ट कॉल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरमैन रहेंगे, और इसके थ्रू जो है एक फंड भी क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में रहता है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट आर मैंडेटेड टू एस्टेब्लिश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में। अच्छा, ये फंड के ऊपर ही आ गया। It was constituted based on recommendation of 13th Finance Commission. I think NDRF की रिकमेंडेशन पे ये बना था। लेट्स सी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50% कंट्रीब्यूट करती है SDRF में, एंड जो रिमेनिंग 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नंबर थर्ड देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में यूज द फंड अवेलेबल अंडर द SDRF फॉर द प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। कोई भी विक्टिम हो नेचुरल डिजास्टर से तो क्या SDRF फंड को यूज़ किया जा सकता है? नेचुरल डिजास्टर दैट दे कंसिडर टू बी डिजास्टर विद इन द लोकल कंटेक्स्ट इन द स्टेट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही, जब हम सही की बात करते हैं तो सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50% इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। पहली बात तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, सॉरी, तो ये सेकंड बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ये 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन भी बनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो डिजास्टर होते हैं लोकल लेवल पे उसमें इनके फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यस, ये सही है। तो मतलब लेट्स सी, SDRF हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ईच स्टेट अंडर द प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। ये जो है 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे लेकर आया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड 75% SDRF एलोकेशन फॉर जनरल कैटेगरी या 90% फॉर स्पेशल कैटेगरी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो है 75% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर जो हमारे हिली स्टेट है उसमें 90% कंट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर कह लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। Had the state executive committee headed by the chief secretary is authorized to decide on all matter relating to the financing of the relief expenditure of the SDRF। SDRF कहाँ पे यूज़ होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ सेक्रेटरी के पास है। डिजास्टर कवर्ड अंडर SDRF आर साइक्लोन, ड्रॉप, अर्थक्वेक, फायर,
फ्लड, टाइडल सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड हैं। लोकल डिज़ास्टर का मतलब होता है एक स्टेट गवर्नमेंट जो है 10% इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं SDRF में से मनी को लेते हुए इमीडिएट रिलीफ की, ताकि डिज़ास्टर को थोड़ा शांत किया जा सके। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 223 का मतलब पता है? 22 का मतलब होता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर। लेकिन 223 में देखते हैं, द आर्टिकल 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स इज इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट? हाँ, मेजर टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू कंप्लीट। जैसे देखो 223 तक मेरे हिसाब से आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, यहाँ पे बात स्टार्ट हो जाती है हाई कोर्ट की, तो मेरे हिसाब से ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट, ये हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात आती है। लेट्स सी, कन्फर्म्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 226 जो है ले लिया जाता है, तो ये भी शायद नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो यस दैट इज द राइट। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 223 विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट इज डन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। When the office of Chief Justice of High Court is vacant or when any such Chief Justice is by person or absence or otherwise unable to perform the duty of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the President may appoint। याद रखना, President अपॉइंट करता है with the recommendation of the Chief Justice of India। Let's see the next question। ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट वॉच के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक टाइप से NGO इंटरनेशनल लेवल की, जिसका हेडक्वार्टर यूके के अंदर लोकेटेड है, जो ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस करते हैं। सेकंड देखते हैं, इसको क्या है नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है किस चीज़ के लिए? डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो अबाउट इसको जो है फाउंड किया गया था 1978 में, इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। एक टाइप से NGO सही है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट सही होता अगर इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क होता तो, ठीक है। द ग्रुप ऑफ प्रेशर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर कंपनीज एंड इंडिविजुअल ह्यूमन राइट, ताकि जो ह्यूमन राइट वो कर रहे हैं वो ना हो, और जो चिल्ड्रन है या रिफ्यूजी है, पॉलिटिकल प्रिजनर है, उनको भी उनके राइट प्रोवाइड किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे